वेलकम स्टूडेंट्स। सामाजिक असमानता में बहिष्कार के स्वरूप भाग 3 और अंतिम भाग। अभी तक हमने पढ़ा जाति, जनजाति। अब हमारा तीसरा भाग है स्त्रियों की समानता और अधिकार के लिए संघर्ष। हम जानते हैं कि दुनिया की लगभग आधी आबादी स्त्रियों की है, लेकिन अधिकारों के मामले में वो सदा ही पीछे रही हैं। उनको कभी भी बराबर के अधिकार नहीं दिए गए। सबसे पहले इंग्लैंड ने उनको मताधिकार का अधिकार दिया। इससे पहले दुनिया में कहीं पर भी उनको मत देने का अधिकार नहीं था। आज दुनिया में उनको बहुत सारी स्थितियों में उनके सुधार आया है। उसके लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं। तो इस भाग में हम पढ़ेंगे कौन कौन से आंदोलन चलाए, किन किन समाज सुधारकों ने प्रयास किए और क्या क्या कानून बने हैं और आज स्त्रियों की स्थिति क्या है। स्त्रियों और पुरुषों के बीच लैंगिक असमानता है, लेकिन ये जैविक असमानता केवल जैविक नहीं है, बल्कि इसको सामाजिक असमानता बना दिया गया है। स्त्रियों को समान वेतन नहीं दिया जाता था काम के लिए। उनको अधिकार बहुत कम थे। घरों में केवल उनको घर का काम करने के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त ही नहीं थी। हमारे यहाँ उनके लिए ढेर सारी बुराइयां थी समाज में, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह नहीं होते थे, उनको मत का अधिकार नहीं था, बहुत सारी बुराइयां थी। इसके लिए बहुत से महापुरुषों ने या समाज सुधारकों ने आंदोलन किए और कानून बनवाए। तो आइए पढ़ते हैं उनकी सुधार के लिए क्या क्या आंदोलन चलाए गए। तो सबसे जो प्रथम हमारा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है वो होता है स्वामी विवेकानंद और उनका रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण स्वामी परमहंस, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने उन्हीं के नाम पर 1899 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था सामाजिक समानता, यानी समाज में सब वर्गों को समानता हासिल हो, विश्व बंधुत्व, सर्वव्यापकता, धर्म के मामले में जन सेवा, शिक्षा और चिकित्सा में सबको बराबर के अधिकार मिले। स्वामी विवेकानंद का ये रामकृष्ण मिशन आज भी पूरे दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में आज भी सक्रिय है। न केवल हमारे देश में, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, मलाया, फिजी, मॉरिशस, उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका और यूरोप अनेक जगह अनेक संस्थाएं चलाई, जहां पर स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, उनको सामाजिक समानता का अधिकार दिलवाने की कोशिश की गई। दूसरे पे आता हमारा राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनका उद्देश्य था उपनिषदों के आदेशों को सम्मुख रखकर सती प्रथा का विरोध करना। ये चूंकि अंग्रेजी भाषा के पक्षधर थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, इन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखकर वहाँ की अच्छी बातें और अपने अतीत को सम्मुख रख के, उनका कहना था कि जब वैदिक काल था हमारे यहाँ स्त्रियों को बराबर के अधिकार थे। कोई भी यज्ञ हवन तभी तक संपन्न नहीं होता था जब तक उसमें महिलाओं की भागीदारी ना हो। तो उनको सामने रखते हुए उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। पहली बात, आपको सती प्रथा पता होना चाहिए क्या है। सती प्रथा का मतलब था जब कोई पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसके चिता में जिंदा उसके साथ जलना पड़ता था। ये सती प्रथा थी जिसका विरोध इन्होंने किया और उस वक्त के वायसराय के साथ मिलकर इसको कानूनन रूप से बंद करवाया। उनकी राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, उन्होंने इसकी बागडोर संभाली और उन्होंने वेद और वेदांत का प्रचार करते हुए महिलाओं के हकों के लिए लड़ाई लड़ी। इस ब्रह्म समाज में एक और प्रमुख नाम आता है केशव चंद्र सेन का, जिन्होंने 1863 में विधवा पुनर्विवाह का प्रचार किया था। उस वक्त में एक प्रथा थी कि जो औरत विधवा हो जाती है, बचपन में शादी हो जाती थी और औरत विधवा हो गई, उसको पता ही नहीं मेरे ससुराल कहाँ है, लेकिन फिर भी उसको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। उसको सारी उम्र विधवा के रूप में गुजारनी पड़ती थी। तो केशव चंद्र सेन ने इसका विरोध किया और कहा कि जो
विधवा हो गई है उसको भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, उसको पुनर्विवाह की अनुमति होनी चाहिए। महादेव गोविंद रानाडे और उनका विधवा पुनर्विवाह अभियान। महात्मा गोविंद रानाडे पर बटलर जोसेफ, बिशप थे बटलर जोसेफ, उनका बहुत प्रभाव था। उनकी किताबें उस वक्त जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी, तो उनके आधार पर ही उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। उन्होंने 2 बुक लिखी, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडो और द वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति इनके ग्रंथों में मिलती है और इन्हीं के आधार पर उन्होंने इसकी वकालत की कि ये होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, जिसका जो मेन पर्पस था वो था जाति पाति भेदभाव को, विरोध को दूर करना, लिंग असमानता दूर करना, अंतरजातीय विवाह के संबंध में प्रतिबंध का विरोध करना। उन्होंने कहा था अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। और शिक्षा का प्रचार प्रसार, उन्होंने शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार किया। डीएवी संस्थाएं आज भी इसका उदाहरण है जो उनके द्वारा शुरू की गई थी। कुछ आजकल पाकिस्तान में भी हैं, भारत में बहुत सी जगह डीएवी संस्थाएं हैं और विदेशों में भी उन्होंने शिक्षा का प्रचार किया और नारी समानता का प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक कि जो चारों हमारे धर्म समाज थे वो उच्च जाति से थे, ब्राह्मण या उच्च जाति, जो पढ़े लिखे लोग थे, अपने आप को ज्यादा ऊंचे मानते थे, वो थे। इसके बाद एक नाम आता है ज्योतिबा फुले और उनका सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले ऐसे पहले थे जो दलित जाति से थे, उन्होंने महिलाओं और दलित दोनों के लिए काम किया। 24 सितंबर 1873 को पूना में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने अस्पृश्यता और महिला असमानता के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि जो जाति पाति का भेदभाव है, अस्पृश्यता, ये नहीं होनी चाहिए और महिलाओं को समानता का अधिकार है और उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का उन्होंने विरोध किया, जिसमें से रूढ़ियों, बाल विवाह, बहु विवाह, केशोपन, योग, वेश्यागमन, इनका विरोध किया। बाल विवाह यानी बचपन में विवाह हो जाते थे, ये विवाह का उन्होंने विरोध किया कि बच्चे को पता ही नहीं और उसकी शादी कर रहे हो। बहु विवाह यानी एक से ज्यादा विवाह कर लेता था, एक आदमी की कई कई पत्नियां होती थी और जो आपस में जो है कलह का कारण बनती थी। केशोपन, नियोग, नियोग मतलब होता है छोड़ के चले जाना, कोई शादी कर लेता था और स्त्री को छोड़ देता था और स्त्री उम्र भर अकेली रहती थी फिर। या वेश्यागमन, गलत जगह जाना। उन्होंने एक और प्रथा, खोती प्रथा का विरोध किया था। खोत जो है उस वक्त महाराष्ट्र में ब्राह्मण होते थे, वो जो है गांव से लगान वगैरह इकट्ठा करते थे। वो जो है जमींदार होते थे, तो अंग्रेजों को वो जो है लगान इकट्ठा करके देते थे। उस टाइम में क्या प्रथा थी कि जो लोग, जो दलित जाति के लोग उनके यहाँ काम करते हैं, उनकी जो लड़की होती थी वो शादी के बाद पहली रात उस खोत के यहाँ गुजारती थी। तो उन्होंने इस खोती प्रथा का विरोध किया था कि ये गलत है, इसको बंद किया जाए। उन्होंने 1884 में दलितों के लिए पहला स्कूल खोला, क्योंकि दलितों के लिए शिक्षा व्यवस्था ही नहीं थी। तो उन्होंने 1884 में पहला स्कूल खोला दलितों के लिए, जहां पर दलित आराम से अपना दाखिला ले सकते हैं और वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था थी ही नहीं, तो उन्होंने पुणे में पहली पाठशाला 3 जुलाई 1957 को खोली। अब पाठशाला शुरू हो गई लेकिन पढ़ाने वाला टीचर नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी से आग्रह किया और उन्होंने जो है वहाँ पढ़ाई शुरू की। तो पहली जो महिला अध्यापिका इस हमारे देश में मानी जाती है वो सावित्री बाई फुले को माना जाता है, जो ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी थी। तो इस तरह से उन्होंने जो है महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था शुरू की। जैसे हिंदू समाज में सब जगह है, आर्य समाज में जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा का प्रचार किया, वैसे ही मुस्लिम समाज में सर सैयद अहमद खान ने जो है शिक्षा का प्रचार किया और उन्होंने इसके लिए अहमदिया समाज की स्थापना की। कुरान के पवित्र आदेशों पर चलते हुए पश्चिम विचारधारा की अच्छाइयों को ग्रहण करना और अपने कुरान
का भी सम्मान करना और मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं जो है धार्मिक निर्देशों का पालन करते हुए शिल्पकला, हस्तकला और बच्चों के लालन पालन की ट्रेनिंग लें। हालांकि सुनने में अजीब लगता है, आजकल ये शिक्षाएं इतना मायने नहीं रखती, लेकिन उस वक्त जब शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी मुस्लिम समाज में, उस वक्त ऐसी शिक्षाएं देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अब यहां तक हमने पढ़ा कि पुरुष समाज सुधारक या धर्म सुधारक, उन्होंने जो है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किया। महिलाओं की सुधार के लिए महिला नेत्रियां कौन कौन हुई, तो उनमें प्रमुख नाम आता है एनी बेसेंट और श्रीमती काउसिंस का। उन्होंने 1917 में मद्रास में महिलाओं का भारतीय संघ की स्थापना की। उन्होंने पहली बार महिलाओं को इकट्ठा किया और एक संघ की स्थापना की 1917 में मद्रास में, जिसका नाम था अखिल भारतीय महिला संघ। और 1927 में इसी महिला संघ के बैनर के नीचे एक अधिवेशन किया गया, जिसमें बाल विवाह, विधवा विवाह, बहुपत्नी विवाह, दहेज प्रथा और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया और बाकी जो कुरीतियां थी इनका विरोध किया गया। उसमें बाल विवाह का विरोध किया गया, विधवा विवाह की परमिशन होनी चाहिए कहा गया, बहुपत्नी विवाह की जो है विरोध किया गया, दहेज प्रथा का विरोध किया गया और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। तो इस तरह से महिलाओं की समानता के लिए समाज सुधारकों ने कार्य किए। उस दौरान कुछ प्रमुख महिला कृतियां हुई, जो महिलाएं जो है उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जिसमें 2 पुस्तक प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष तुलना, जो 1882 में एक महाराष्ट्रियन गृहिणी ताराबाई शिंदे ने लिखी थी, और दूसरी सुल्ताना का सपना 1905 में बेगम रोकिया सखावत हुसैन ने लिखी थी। जो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक है, इसमें ताराबाई शिंदे ने स्त्री और पुरुष के भेदभाव को जो है वो दृष्टिगत रखते हुए इसकी रचना की। इसमें उसने बताया कि एक महिला होती है जो अपने एक नवजात शिशु की हत्या के विरोध में उसको मौत की सजा दे दी जाती है, क्योंकि वो बच्चा अवैध संबंधों के कारण उत्पन्न हुआ था। ये कोई गरीब ब्राह्मण लड़की थी जिसने अवैध संबंधों के कारण एक बच्चे को जन्म दे देती है और उसको अदालत जो है मृत्यु दंड दे देती है। लेकिन जिस पुरुष के कारण वो बच्चा पैदा हुआ उसकी तहकीकात भी नहीं की गई, उसके बारे में पता भी नहीं किया गया। तो इससे एकदम जो है समाज में उस वक्त खलबली मच गई थी इस किताब से कि महिला और पुरुषों में कितना भेदभाव किया जाता है। बेगम रोकिया सखावत हुसैन कलकत्ता में थी, वेस्ट बंगाल में थी, और वहां पर इनके पति जो है बड़े उदार विचारों के थे। उन्होंने इसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने उर्दू, फारसी और इंग्लिश की पढ़ाई की। तो उर्दू और फारसी में वो अच्छा लिख लेती थी और अच्छी प्रसिद्ध लेखिका हो चुकी थी, लेकिन तब उन्होंने अपनी इंग्लिश आजमाने के लिए कि मेरी इंग्लिश कैसी है, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सुल्ताना का सपना 1905 में। इसमें वो एक कल्पना लोक की कल्पना करती है कि वो सपने में कहीं ऐसे लोक में चली जाती है जहां जो पुरुष और महिलाओं में जो महिलाओं वाले काम हो वो पुरुष करते हैं। वो जाती है तो वहाँ जिससे मिलती है सारा, उस सारा से पूछती है कि पुरुष कहाँ, तो बताती वो सब अपने काम पर होंगे। कहाँ काम पर? बोला मैंने तुझे बताया नहीं, यहाँ पर सारे उल्टे काम हैं। जो महिलाएं काम करती हो पुरुष करते हो, घरों का काम कर रहे हैं, और महिलाएं जो है वो कोई लैब में काम कर रही है, नए नए आविष्कार करने में लगी हुई है, कोई उड़ने वाली कार बना रही है, कोई कुछ कर रही है। तो वो एक सपना ऐसा देखती है कि जो पुरुष करते हैं वो हम करें। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कुछ प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें एक ये था कि धर्म, जाति, संप्रदाय या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कि धर्म, किसी धर्म का आदमी हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, या स्त्री या पुरुष कोई भी हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। रोजगार प्राधिकार में, यानी रोजगार प्राप्त करने में धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और सभी वयस्कों को मताधिकार होगा। पुरुष स्त्री कोई भी हो, सबको मत देने का अधिकार होगा। जो वयस्क हैं उन सबको मत देने का अधिकार होगा।
और महिलाओं को मत देने का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और चुनाव लड़कर किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठने का अधिकार होगा। तो इस तरह से कराची अधिवेशन में 4 प्रस्ताव जो पास किए गए उसमें महिलाओं के लिए बराबर के अधिकार दिए गए। 20वीं शताब्दी में कुछ कानून बने जो नारीवादी आंदोलन के फलस्वरूप, तो वो क्या क्या थे? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया, जिसमें एक पुरुष एक स्त्री से विवाह कर सकता है। दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब उसकी स्त्री से या तो तलाक हो जाए या स्त्री की मौत हो जाए। समान पारिश्रमिक 1976 ये अधिनियम बना कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, उसमें लिंग आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उससे पहले कारखानों में जो है स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। कारखाना संशोधन अधिनियम 1976 में यही था कि कारखानों में भी सबको बराबर की भर्ती और बराबर की जो है तनख्वाह मिलेगी। बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1978 में बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। एक अधिनियम के द्वारा एक कानून पास कर दिया गया कि बाल विवाह जो है वो अपराध है और ऐसा करने वाले को सजा मिलेगी। अनैतिक व्यापार निवारण कानून 1986 यानी कि जो जिस्म फरोशी यानी कि देह शरीर का जो व्यापार वो नहीं होगा, इसको कानूनन बंद कर दिया गया। दहेज निषेध संशोधन कानून 1986 में दहेज पर प्रतिबंध लगा दिया कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म होंगे और इसके अंतर्गत सजा हो जाएगी। महिला का अभद्र चित्रण निषेध कानून 1986 में एक और कि महिला को गलत तरीके से नहीं दिखाया जाएगा, उसको मीडिया में जैसे गलत पेश करके को गलत संदर्भ में नहीं दिखा सकते। तो इस तरह से महिलाओं के लिए कुछ कानून बने। 1970 में नारी कल्याण पर बात की गई कि विधवा विवाह रुकना चाहिए। ये 1970 से 80 के बीच जो 1970 का दशक था, इसमें यह किया गया कि विधवा विवाह होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होने चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, इस तरह से बात की गई। और 1970-80 का जो दशक था वो नारी विकास का दशक था, जिसमें नारी एजुकेशन लेगी और आगे बढ़ेगी, समान पदों पर जाएगी, समान वेतन लेगी। ये आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो कानून थे कि दहेज उसमें बंद होगा, उसका अश्लील तरीके से नारी का चित्रण नहीं कर सकते। और 1990 का जो था वो महिला सशक्तिकरण जो है 1990 दशक में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। तो इस तरह से महिला नारीवादी आंदोलन में महिलाओं का जो संघर्ष था वो रंग लाया। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। आज तक जो है जाति या जनजाति या महिलाओं के लिए संघर्ष हुए, पूरी दुनिया में संघर्ष हुए और उनको उनके अधिकारों के प्रति लोगों ने भी प्रचार भी किया और लोगों ने जो है उनको दिलवाने की कोशिश की। लेकिन एक ऐसा वर्ग था अन्यथा सक्षम जिसके ऊपर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ था, किसी ने भी उनका पक्ष आज तक नहीं लिया था। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को जो है हमारे दुनिया में, आज की दुनिया में कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे दृष्टिबाधित या अंधा, बहरा या लूला या लंगड़ा, ऐसे शब्दों से उनको पुकारा जाता था। जबकि उनके जो सामान्य लक्षण थे इस तरह के जैविक या शारीरिक कमी के, वो आदमी अन्यथा सक्षम है जिसमें जैविक या शरीर में कोई कमी है, यानी लंगड़ा है, लूला है या आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई देता, उन लोगों को गिना जाता था। स्वयं समस्याओं को न्योता। लेकिन अगर कभी किसी असक्षम व्यक्ति ने, अन्यथा सक्षम व्यक्ति ने कोशिश भी की कि समस्याओं को सुलझा ले या कुछ करने की कोशिश की, तो उनको यही कहा जाता है कि ये समस्याओं को खुद ही न्योता दे रहा है, ये समस्याओं में घिरने जा रहा है। उत्पीड़ित उसको समाज में उत्पीड़ित के रूप में ही दिखाया जाता है हमेशा। अन्यथा सक्षम व्यक्ति को माना जाता है कि ये पीड़ित है। स्वयं की सोच ऐसा है के रूप में, और उसको इतना दबा दिया जाता है कि उसकी खुद की सोच ही हो जाती है कि मैं ऐसा आया हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। जैसे कहा जाए कि चढ़ना है कहीं, तो बोला तुम्हारे पैर ही नहीं, तुम चढ़ ही नहीं सकते, तुम ज्यादा चल ही नहीं सकते, तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा है अपने आप को मानने लग जाता है। और समाज जो है उनको सहायता के पात्र मानता, समाज मानता है इनको सहायता की जरूरत है। ये जो है उनके लक्षण, किसी भी अन्यथा सक्षम व्यक्ति के लक्षण माने जाते थे। भारतीय लेबल क्या थे?
भारत में उनको विकलांग, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला, अग्रंधा, दो सूरदास ऐसे नामों से पुकारा जाता है। और हमारे यहाँ तो एक और है कि अरे अरे वो ये तो बेचारा है। मतलब अगर उसके शरीर में कोई जैविक कमी है, कोई शारीरिक कमी है किसी व्यक्ति के शरीर में, तो ये मान लिया जाता है कि वो जो है सहायता का पात्र है, वो बेचारा है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसको मदद चाहिए। और एक हमारे यहाँ और है कि ये जो इसके शरीर में कमी है ना, ये जैविक नहीं है, ये इसके पिछले जन्म को कर्म है जो इसको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। भारत में ऐसी मान्यता इनके बारे में है। असशक्तता एक सामाजिक दोष नहीं, अपितु सामाजिक बुराई है। कैसे है वो मैंने अभी आपको बताया कि उनको जो है बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, उनके लिए कोई विशेष योजनाएं नहीं बनाएगी, उनके लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहा, और उनको जो है लंगड़ा, लूला, बहरे ऐसे नामों से या दृष्टि बाधित या सुनने में बाधित ऐसे नामों से पुकारा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें सोच बदल रही है, अब उनको अन्यथा सक्षम, डिफरेंटली एबल, यानी कोई एक विशेष काम करने में ये विशेष है, ऐसे नामों से पुकारने से कुछ पॉजिटिव सोच आ रही है, कुछ सकारात्मक सोच आ रही है, नहीं तो उनके बारे में नकारात्मक सोच थी। इसका अन्यथा असशक्तता का गरीबी से क्या संबंध है? ये कुपोषण के शिकार है। या तो अन्यथा सक्षम होता ही इसलिए है कि वो कुपोषण के कारण जो है वो कमजोर रह जाता है, उसके शरीर का पूरा विकास नहीं हो पाता और वो कमजोर रह जाता है। या जो माताएं जो बार बार बच्चे जन्मती हैं गरीबी में, वो ज़्यादा बार बार बच्चे जन्मने से उनको पूरा संतुलित आहार नहीं मिलता और बच्चा इसीलिए कुपोषण का शिकार होकर पेट में ही, और जब बाहर वो बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा जो है अन्यथा सक्षम पैदा होता है। और चूंकि वो गरीबी में रहती हैं तो उनको पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं मिलती, और सुविधाएं ना मिलने के कारण जो है वो उनका शरीर जो है वो प्रतिरक्षा नहीं कर पाता। उनको जब पूरा खाना ही पूरा नहीं मिलेगा तो शरीर कमजोर हो जाता है, और शरीर की जो प्रतिरक्षा, जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाती है। उसके कारण बार बार बच्चे जनने से औरत में कमी होती है उन चीज़ों की, और इसके कारण जो है असक्षमता पैदा होती है। गंदी बस्तियों में रहते हैं ऐसे लोग, और गरीबी में और ज़्यादा गरीब ऐसे लोग हमारे यहाँ पर हैं। इनकी देखभाल और सहायता के क्या क्या कार्यक्रम हैं? हालांकि इनके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी 1957 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत की गई, और 1972 में विधवा पेंशन योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। 1960 में केरल में जो है वो वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत की गई, आंध्र प्रदेश में 1961 में, और पंजाब में 1964 में वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत की गई। मद्रास में 1962 में वृद्धावस्था और पहली बार अन्यथा सक्षम के लिए एक योजना बनाई गई जिसको बोलते हैं असमर्थता पेंशन योजना, जो सबसे पहले 1962 में मद्रास, जिसको आजकल हम तमिलनाडु कहते हैं, वहां पर शुरुआत हुई। केरल में 1963 में शारीरिक दृष्टि से अयोग्य और असक्षम पेंशन योजना शुरू की गई। आजकल हमारे देश में इनको जो है बहुत सारी छात्रवृत्तियां भी दी जा रही हैं ताकि ये पढ़ लिख कर और अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और इनको जो है नौकरियों में आरक्षण भी दिया जा रहा है। अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 में पास किया गया, जिसमें जो है इनके अधिकारों की रक्षा की बात की गई और इनको समाज में समान अवसर देने की बात की गई। 2 जुलाई 1999 को एक समिति गठित की गई, जो इस समिति ये सिफारिश करती थी कि जो एनजीओज, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए कार्य करेगी तो उनको अनुदान जो है ये समिति अनुदान की सिफारिश करेगी। तो इस तरह से अन्यथा सक्षम लोगों के लिए हमारे देश में कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। धन्यवाद।